राजनीति तो इधर के सालों में बहुत बदली, इतनी बदली कि एआई के इस्तेमाल से पॉलिटिकल बदले लिए जाने लगे। उनका हिसाब लेंगे। लेकिन जिस चीज़ ने चौंकाया वो राजनाथ सिंह का एक बयान था। सुनकर उनके धुर विपक्षी भी कह उठे कि आप तो ऐसे न थे। बाबरी और जवाहरलाल नेहरू पर एक चौंकाने वाली बात रक्षा मंत्री ने कही तो डिफेंड करने को भाजपा ने कौन से कागज निकाले, डिफेंड कर भी पाए ठीक से या नहीं। विपक्ष ने कौन से ऐतिहासिक सबूतों की बात शुरू कर दी। एक सवाल बाकी है कि बाबरी के गिरने के बाद भी देश भर में उसके नाम पर राजनीति अब तक क्यों हो रही है। दिल्ली की खराब हवा और डराने वाले एक आंकड़े पर भी बात करनी ही चाहिए। और करेंगे बात संचार साथी ऐप पर सरकार के यू टर्न के बाद अब क्या हो रहा है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. 6 दिसंबर आने में बस 2 दिन का समय बचा है। 33 साल पहले इस तारीख को अयोध्या में बाबरी का विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। अब उस जगह राम मंदिर भी बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण भी हो चुके हैं। इधर नए सिरे से मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन देने का फैसला भी आ चुका है। लेकिन इन सब के बाद भी बाबरी पर राजनीति खत्म नहीं हो रही। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासत में सांप्रदायिकता का तड़का लगाया जा रहा है। विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिनके बयान ने नए सिरे से डिबेट छेड़ी है। तो रक्षा मंत्री 2 दिसंबर को गुजरात के वडोदरा में थे। मौका था सरदार पटेल की 150वीं जयंती से जुड़े हुए कार्यक्रम का। वहां वो बोले कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कुल जमा तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बोलते बोलते एक बार फिर से देश के पहले प्रधानमंत्री को निशाने पर ले लिया गया। और जब ऐसा हुआ तो प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक था। 3 दिसंबर के दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा संभाला। बोले कि योगी आदित्यनाथ या अमित शाह ऐसा बयान देते तो समझ भी आता, राजनाथ सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनके दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ये भी कि सरदार पटेल ने तो आरएसएस पर बैन लगाया था। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा ना हो। कम से कम राजनाथ सिंह जी जैसे गंभीर व्यक्ति से इस तरह की ओछी टिप्पणियों की और ओछे आरोपों की उम्मीद नहीं की जाती। पंडित नेहरू इस देश को सजाने संवारने वाले व्यक्ति का नाम है और 10 साल से ज्यादा जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जेल में काटी हो देश की आजादी के लिए, आज उसकी मौत के इतने सालों बाद मतलब मोदी जी आरोप लगाते रहे हैं, वो तो समझ में आता है, उनकी राजनीति का स्तर वही है। लेकिन राजनाथ जी से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच राजनाथ सिंह भी संसद पहुंचे। उनसे उनके दावे के बारे में सवाल पूछा गया। रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोले। सर, वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रही है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। हालांकि दोपहर बीतते बीतते बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मीडिया से मुखातिब हुए। राजनाथ सिंह के दावे के संबंध में कुछ सबूत पेश करने का उन्होंने दावा किया। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। कांग्रेस के लोगों के मन में जो खुजली होती है उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि साहब नेहरू जी के मन में सिर्फ इतना ही नहीं था। सोमनाथ मंदिर के
उद्घाटन के समय उन्होंने जाम साहब को लेटर लिखा 24 अप्रैल 1951 सोमनाथ मंदिर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभानी करी, आपको वो अटेंड भी नहीं करना चाहिए। गजब है साहब, सोमनाथ मंदिर का तो कार्यक्रम भी अटेंड नहीं करना चाहिए जाम साहब को, जो कि राजा थे, मगर बाबरी मस्जिद बनवानी चाहिए। इधर कुछ इतिहासकारों ने राजनाथ सिंह के दावे को आधारहीन बताया। बोले कि नेहरू के समय तो बाबरी मस्जिद खड़ी थी, फिर वो इसे बनाने और सरदार पटेल उन्हें रोकने की बात क्यों करेंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि राजनाथ सिंह जैसे मंत्री जो इतने सीनियर मंत्री हैं, वो इस तरह का स्टेटमेंट दें, इतिहास के बारे में ऐसे इस तरह से खिलवाड़ करें और कहें कि नेहरू पब्लिक फंड से, सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद को बनाना चाहते थे। पहली बात तो ये कि बाबरी मस्जिद ऑलरेडी थी, तो उसको नेहरू क्यों बनाना चाहते थे और क्यों सरदार पटेल उनको रोकते, क्योंकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, ना उसका कोई रिकॉर्ड है। तो राजनाथ सिंह जब ये बोलते हैं तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोला जाता है और इतिहास के साथ ये एक मजाक है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट बिना किसी सोर्स के देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबरी पर केवल एक तरफ के नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आग बराबर लगी है और हर तरफ लगी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल की गर्मियों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको भी समझिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उनकी पार्टी के एक विधायक है, नाम है हुमायूं कबीर। मुस्लिम बाहुल्य जिले मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से पिछला चुनाव जीते थे। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, कांग्रेस और बीजेपी में भी रह चुके हैं, विवादित बयानों के लिए कुख्यात हैं। तो हुमायूं कबीर ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया। बोले कि बेलडांगा ब्लॉक में 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। ये मस्जिद रेप्लिका होगी, यानी साइज में ओरिजिनल बाबरी मस्जिद से छोटी होगी, प्रतीक भर होगी। ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए फाउंडेशन स्टोन तो रखकर ही मानेंगे। तो एक तरफ हुमायूं कबीर का बयान आया, दूसरी तरफ रिएक्शन की बौछार। सबसे पहले तो टीएमसी ने ही इस बयान से खुद को अलग किया, हालांकि निंदा या आलोचना नहीं की, बस ये कह दिया कि ये उनका पर्सनल बयान है। इधर बीजेपी के लोग भी सक्रिय हो गए, खूब लानतें भेजी। 2 हिंदू समूहों ने कहा कि उनके लोग भी मुर्शिदाबाद में राम मंदिर की रेप्लिका बनाएंगे। मुर्शिदाबाद से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिले के अलग अलग गांवों में मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है। दोनों तरफ से पर्चे बांटे जा रहे हैं। एक पक्ष लोगों को बाबरी रेप्लिका के फाउंडेशन स्टोन के लिए इकट्ठा करने को कह रहा है और दूसरा पक्ष राम मंदिर की रेप्लिका के लिए। और इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में एसआईआर के मुद्दे का घालमेल तो किया ही जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी से इतर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मसलन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि ये दोनों पार्टियां असल मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता हथियाना चाहती हैं। इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए वोट मांगने के लिए कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। इधर एक और बयान है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, विवादित है, बीजेपी की पुरानी नेता उमा भारती का। वो बोली कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई मस्जिद बनेगी तो हम उसका सम्मान करेंगे, अगर बाबर के नाम पर बनेगी तो उसका भी वही हश्र होगा जो 6 दिसंबर को हुआ था, ईंटें तक नहीं मिलेंगी। यानी माहौल सेट किया जा चुका है। और ऐसा क्यों है, ये किसी से छिपा नहीं है। नफरत, सांप्रदायिकता, गुस्सा, विध्वंस, ये सब स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जल्दी बिकते हैं। लोगों को पहचान की लाइंस पर भड़काकर, आइडेंटिटी की लाइंस पर भड़काकर उनको अपने पाले में गोलबंद करना आसान होता है। ऐसा करके ईजी वोट मिल जाते हैं, क्योंकि वोट इसी पर मिलते हैं तो असली कामकाज की जवाबदेही भी नहीं होती। इसलिए बार बार इन मुद्दों का जिन्न बाहर निकाला जाता है। पहली बड़ी खबर में इतना ही, अब दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। AI आया तो दुनिया ने सोचा कि अरे वाह, इसका इस्तेमाल अब नेता भी करेंगे, अब माइक्रो मैनेजमेंट होगा, अब कैटेगराइज करके मुद्दों की बात होगी, डेटा से मतदाता का कल्याण होगा। लेकिन हो क्या रहा है, एक दूसरे के नेताओं के फूहड़ एनिमेशन बनाए जा रहे हैं। AI का सहारा लेकर के पॉलिटिकल लोग जब तब ओछेपन पर उतर रहे हैं। ताज़ा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने 2 दिसंबर को एक्स पर AI से बना एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी एक रेड कारपेट पर चल रहे हैं, उनके पीछे भारत के अलावा कई देशों के झंडे लगे हैं। प्रधानमंत्री के एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में ग्लास है। PM को चाय बोलो, चाय बोलो, चाय चाहिए बोलते हुए दिखाया गया है। रागिनी नायक ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, अब ई कौन किया, और इसके बाद लगा दी हंसने वाली इमोजी। इस कथित मजाक की बीजेपी ने आलोचना की। कहा गया कि नामदार कांग्रेस OBC समुदाय से आने वाले कामदार PM को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस ने अगर ऐसा वीडियो डाला है तो कांग्रेस ने करोड़ों लोगों का अपमान किया, गरीब लोगों का अपमान किया।
कोई भी आदमी छोटे से छोटा काम करके भी ऊपर तक जा सकता है। यही हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कांग्रेस उसको लात मार नहीं सकती। हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं पोस्टर लगाता होता था, आज मैं मंत्री हूं। अनेकों लोग हैं छोटे छोटे काम करके ऊपर तक आए हैं, और अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो कांग्रेस प्रजातांत्रिक सिस्टम को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, प्रजातांत्रिक प्रणाली का घोर अपमान कर रही है। लेकिन ये आलोचनाएं सिफर हो जाती हैं जब आप भी वही करने लगे। दिन बीतने के साथ हुआ भी वही। बीजेपी ने 3 दिसंबर को अपने पेज से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का एक मॉफ्ड वीडियो पोस्ट किया। निशाने पर थे नेता विपक्ष राहुल गांधी। 3 सेकंड के इस वीडियो में एक वेब सीरीज का सीन है जिसमें सोनिया गांधी का चेहरा रिप्लेस किया गया। उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, इस लल्लू लाल पर बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। यानी कोई किसी से कम नहीं है। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। ज़्यादा पीछे भी ना जाएं तो सितंबर में बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां जैसी दिख रही छवियों का एक AI वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मां आलोचना कर रही थी उनकी, प्रधानमंत्री जैसे कैरेक्टर को भला बुरा कह रही थी। वीडियो की आलोचना हुई। पटना हाईकोर्ट ने वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। लेकिन उसी दौरान बीजेपी समर्थकों ने राहुल और सोनिया का एक AI वीडियो पोस्ट किया जिसमें दोनों एक साथ एक कथित बार में एंटर कर रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद भी राजनीति में व्यक्तिगत आलोचना का ओछापन रुक नहीं रहा है। पार्टी या उनके समर्थित पेज वीडियो बना करके निकल लेते हैं, हंगामा होता है, आलोचनाएं होती हैं, लेकिन किसी तरफ से कहीं कोई लगाम नहीं। ऐसे में हमने एक्सपर्ट्स से समझा कि क्या कानूनी एंगल से इस पर कोई रोक लग सकती है। कानून ऐसे मजाक उड़ाने को लेकर के क्या कहता है? देखिए, जो नेता लोग होते हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं। फिल्मों में होता है खून का बदला खून, लेकिन नेतागिरी में जिस तरीके से एक गलत को दूसरे गलत तरीके से जवाब देने की प्रक्रिया है, ये संविधान के साथ साथ कानून के भी खिलाफ है। तो अगर किसी ने AI के माध्यम से गलत वीडियो डाला है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, न कि उसके खिलाफ जवाबी हमला करने की। अब इसका जो सबसे बड़ा पहलू है कि जो राजनीतिक दलों के IT सेल्स होते हैं, वो IT सेल्स, राजनीतिक दल तो चुनाव आयोग में पंजीकृत होते हैं, लेकिन IT सेल्स का कोई पंजीकरण नहीं होता है। और सारी पार्टियों के IT सेल झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, और इसकी वजह से लोकतंत्र को और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा है। तो एक किराएदार का रजिस्ट्रेशन होता है, एक रेहड़ी वाले का रजिस्ट्रेशन होता है, तो IT सेल का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि IT सेल की कोई जवाबदेही नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं पे कोई गलत जानकारी या गलत इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट सोशल मीडिया में है तो उसको हटाने के लिए IT एक्ट में सेक्शन 66A का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। पिछले 10 सालों से सरकार कई बार बोल रही है कि हम एक नया कानूनी प्रावधान लाएंगे, लेकिन कानूनी प्रावधान नहीं आया। यह संसदीय विफलता को दर्शाता है। तीसरी बात, टेक कंपनियों की जवाबदेही की बात है। तो टेक कंपनियों को IT एक्ट के तहत IT इंटरमीडिएट रूल्स बने थे 2011 में, जिनमें कि 2021 में बदलाव किया गया। उसके 3(1)D के तहत अगर कोई आपत्तिजनक कोई भी जानकारी है तो उसे 36 घंटे के भीतर हटाना जरूरी है। लेकिन इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि वो जानकारी अदालत के आदेश से हटाई जाएगी या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के आदेश से हटाई जाएगी। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में 2 तरीके के एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं। पहला शिकायत अधिकारी है, जिसके पास लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार अपने डिजिग्नेटेड अधिकारी के माध्यम से इन कंपनियों की जवाबदेही तय करती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के कई हमारी अर्जियों के बावजूद सरकार ने उन डिजिग्नेटेड अधिकारियों का खुलासा नहीं किया है, जिसकी वजह से एक डिजिटल जगत में अराजकता है। पुलिस का काम इसकी वजह से बढ़ रहा है और डिजिटल प्रदूषण बढ़ने के साथ अदालतों में मुकदमेबाजी भी बढ़ रही है। इस सब के बीच एक जरूरी बात और सुनते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हैं डीप फेक, फेक न्यूज और 1.5 दिन में आपत्तिजनक वीडियो हटाने के नए नियम के बारे में। हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी
पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विद इन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। AI जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। कंसल्टेशन इज करेंटली गोइंग ऑन। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री निशिकांत दुबे जी को और कमेटी के सभी सदस्यों को। उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल्ड रिपोर्ट कल ही सदन में रखी है, जिसके अंदर कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं, कानून को किस किस पॉइंट पे कड़ा किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अल्टीमेटली फेक न्यूज, सोशल मीडिया, दिस इज अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी। यानी बात डिजिटल सिक्योरिटी और प्राइवेसी से जुड़ी है। तो अब चलते हैं सुर्खियों पर। संचार साथी विवाद पर कुछ जरूरी अपडेट्स आए हैं। साथी हाथ बढ़ाना के बाद संचार साथी बात बढ़ाना के सुर छिड़े हैं। 2 दिन से चल रहा बवाल तीसरे दिन भी चलना था, चला। सवाल उठ रहे हैं, जवाब आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ छूटा जा रहा है। जो बातें प्यार में होती थीं अब पॉलिटिक्स में हो रही हैं। 3 दिसंबर को संसद के अंदर भी संचार साथी का मुद्दा उठा। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि पब्लिक डोमेन में जो अफवाहें फैली हुई हैं उन पर भरोसा ना करें। नियम 7B में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। सिंधिया के जवाब पर कांग्रेस ने सवाल किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूछा, ऐप डिसेबल होने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल हुए या नहीं, ये बात यूजर्स को पता नहीं चल पाएगी। मामला निजता के अधिकार के उल्लंघन और जासूसी के संदेहों से घिरा हुआ है। जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पे कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन सब बहसों मुबाहिसों के बीच दोपहर 3 बजे के करीब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB की एक प्रेस रिलीज आई, जिसके मुताबिक संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का आदेश वापस ले लिया। सरकार के इस यूटर्न पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आईं। दिल्ली स्थित डिजिटल राइट्स ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसे पॉजिटिव स्टेप बताया। हालांकि संस्था ने कहा कि इसे अंतिम समाधान ना माने, ऑफिशियल लीगल नोटिफिकेशन और स्वतंत्र रूप से पुष्टि होने तक इंतजार करें। लेकिन कुछ सवाल अब भी हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। संचार साथी ऐप के समर्थकों का कहना है कि हमारा डेटा तो विदेशी कंपनियां भी ले रही हैं, तमाम ऐप्स जो आप रखते हैं। तो हाय तौबा, तब क्यों नहीं मची? उस डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? बात संसद की हो रही है तो कुछ अपडेट्स और जान लेते हैं। लेबर कोड्स पर विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 और द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 जैसे कुछ जरूरी बिल्स पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर देखें तो पिछले 3 दिनों में संसद आज काफी प्रोडक्टिव रहा। विस्तार से जानने के लिए आज का हमारा संसद में आज शो जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं। अगली सुर्खी, दिल्ली की हवा खराब थी, खराब है और जिस तरह के हालात हैं तो खराब ही रहेगी। 3 दिसंबर को एक बार फिर से AQI ने 400 का मीटर पार कर दिया। कम से कम 14 स्टेशंस पर AQI 400 से 440 के बीच नापी गई। चिंता बढ़ाने और आम लोगों की दुर्दशा दिखाने वाला एक आंकड़ा और सामने आया। केंद्र सरकार ने बताया कि 2022 से 24 के बीच दिल्ली में सांस की गंभीर बीमारियों से जुड़े 2 लाख से ज़्यादा केस सामने आए और ये केस सिर्फ 6 सरकारी अस्पतालों में दर्ज किए गए, यानी असल संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती है। इस सब के बीच जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? कुछ करते दिखने के प्रयास, जैसे प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए दिल्ली सरकार ने
एक पैनल बनाया है, इसको मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हेड करेंगी। कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ तमाम आला अधिकारी भी इसमें होंगे और आगे क्या होगा अगर पता चलेगा तो फिर आपको बताएंगे। दिल्ली से एक और ज़रूरी खबर, एमसीडी बाई इलेक्शन के 12 वार्ड्स का रिजल्ट आया। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 7 सीटें जीती, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान भी झेला। आम आदमी पार्टी के बैग में 3 सीटें आईं, बची 2 सीटों में से एक कांग्रेस के पास गई और एक लेफ्ट पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के हिस्से में आई। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।